जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग मनी बिल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ये भी जानेंगे कि धन विधेयक वित्त विधेयक के बीच में क्या अंतर होता है और दूसरे जो विधेयक होते हैं वो भी क्या होते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो धन विधेयक के ऊपर होगा और धन विधेयक से संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं लास्ट में, और मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आपको धन विधेयक के संबंध में बिल्कुल दोस्तों आपको बता दूं, समझा दूं। और अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, है ना। बस आप इत्मीनान से ध्यान से इस क्लास को पूरा देखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको धन विधेयक के संबंध में जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले धन विधेयक। तो धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो धन विधेयक समझने से भी पहले हम ये समझें कि विधेयक क्या होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में, अगर आप पहले से जानते भी हो तब भी थोड़ा सा धैर्य रखें और दोस्तों क्लास को चलने दें, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं जिनको नहीं पता है उनको भी थोड़ा तो पेशेंस बना करके आप क्लास को पूरा देखें। सबसे पहले तो दोस्तों विधेयक क्या होता है। विधेयक तो आप ये जानते होंगे कि जो विधेयक होता है ये क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझिए आप, संसद में या राज्य की विधानमंडलों में, संसद में या राज्य की विधानमंडलों में, तो हम बात करें संसद की, संसद के दोनों हाउस में, या बात करें राज्यों की विधानमंडल में, विधानमंडल में, क्योंकि हमारे देश में जो कानून बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, या तो संसद में बनते हैं या तो राज्य की विधानमंडल में बनते हैं। तो यहां पर जो कानून बनाया जाता है, तो जब कोई भी कानून नहीं बनता उसके पहले बिल के रूप में वो प्रस्तुत किया जाता है। जब वो पास हो जाएगा तब कानून बनेगा। लेकिन संसद में जब वो प्रस्तुत किया जाता है किसी मेंबर के द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोकसभा है या राज्यसभा है, तो मैं बात करता हूं लोकसभा की, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, बात करता हूं लोकसभा की। तो जैसे लोकसभा में 543 मेंबर हैं, इनमें से कोई सा भी एक मेंबर, जनरली तो वो सरकारी होता है, वो सब हम समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि लोकसभा में 543 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक मेंबर एक प्रस्ताव लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा? प्रस्ताव। वो सबके सामने एक बिल रखेगा, बिल प्रस्ताव रखेगा, और वो कहेगा कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे देश के लिए ये कानून बनाया जाए। तो उस पर जो प्रोसेस होता है दोस्तों, जैसे कि उस पर एक दिन रखा जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कि इस दिन भाई बहसबाजी होगी इस पर, फिर इस एक दिन वोटिंग होगा उस पर, और फिर जब वो पास हो जाता है दूसरे हाउस में जाता है, वहां से भी इसी प्रक्रिया से जब पास हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, तब वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन जब वो एक्ट नहीं बनता, जब वो अधिनियम नहीं बनता, जब वो प्रस्ताव पास नहीं होता, उसके पहले जब वो अंडर प्रोसेस होता है, तो उसको दोस्तों हम लोग बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि दोस्तों विधेयक क्या होता है। जब तक कोई भी जो प्रस्ताव होता है तो वो जब तक पास नहीं होता, कोई सिंपल सी बात यह है कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, कानून बनने के पहले जब वो कानून के बनने के अंडर प्रोसेस होता है, जब वो प्रोसेसिंग में होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब हम लोग उसको दोस्तों बिल कहते हैं या विधेयक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों, कोई सा भी आगे पीछे रख सकते हैं आप। सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या करते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों जब किसी मेंबर को संविधान संशोधन विधेयक, दोस्तों जब किसी मेंबर को यह लगता है कि संविधान के इस आर्टिकल में कुछ भी चेंज करना चाहिए, अगर संविधान में कुछ भी चेंज करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भैया ये तो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। फिर दोस्तों दूसरा होता है धन विधेयक। दूसरा क्या होता है? धन विधेयक। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धन विधेयक क्या होता है। फिर दोस्तों एक होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक हम लोग ये भी देखेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है। और एक तीसरा होता है जो अगर इनमें से कोई किसी भी कैटेगरी का नहीं है, मतलब कोई भी प्रस्ताव अगर संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, कोई भी प्रस्ताव अगर धन विधेयक नहीं है, अगर वित्त विधेयक नहीं है, तो बाकी सभी प्रस्ताव वो क्या कहलाते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। और ये बिल्कुल सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, इन्हीं में से एक प्रकार होता है धन विधेयक, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पहले तो ये पता चल गया कि धन विधेयक क्या होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि धन विधेयक के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना आपको कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है कि किसे हम लोग धन विधेयक कहेंगे, किसे हम लोग धन विधेयक कहेंगे। तो धन विधेयक में कुल 3 क्लॉज हैं। 110 का 1 है, 110 का 2 है, 110 का 3 है, 110 का 3 है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि भाई वे सभी विधेयक धन विधेयक होंगे जो निम्नलिखित हैं। ऐसा लिखा हुआ है, वे सभी विधेयक धन विधेयक होंगे जो निम्नलिखित हैं। मतलब कि जो संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है वो सभी विधेयक, मतलब उसमें चेक किया जाएगा कि भाई ये क्या है। तो वे सभी विधेयक धन विधेयक होंगे जो निम्नलिखित हैं। तो यहां पे एक लंबी लिस्ट है, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो धन विधेयक की परिभाषा में आएंगी। मतलब धन विधेयक क्या क्या होता है, एक बहुत लंबा लिस्ट है। तो ये निम्नलिखित सारी चीजें धन विधेयक हैं, ऐसा लिखा हुआ है 110 के क्लॉज 1 में। तो निम्नलिखित में से ये सारी चीजें धन विधेयक होंगी। तो कौन कौन सी चीजें धन विधेयक होंगी, तो जैसे आप ये कर सकते हैं इसमें, जैसे दोस्तों सरकार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाता है, कोई भी सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो अगर कर लगाना हुआ सरकार के द्वारा, किसी भी प्रकार का नए प्रकार का कर लगाना हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धन विधेयक कहलाएगा। सरकार जब संसद में बिल प्रस्तुत करेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो भैया धन विधेयक है, धन विधेयक है, मनी बिल है, इसको मनी बिल कहते हैं। फिर एक दोस्तों हो जाएगा इसी में, अगर सरकार के द्वारा जो ये है संचित निधि, जो दोस्तों संचित निधि है, संचित निधि के बारे में आपको पता होगा। सरकार, यूं समझिए कि सरकार का सरकारी अकाउंट है ना, संचित निधि। और एक है दोस्तों लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। तो अगर सरकार को इसमें से पैसे निकालने हो या इसमें पैसे डालने हो, ये सरकारी अकाउंट, यूं समझिए कि जैसे हम सबका बैंक अकाउंट होता है, ऐसे यहां पर ये सरकार का अकाउंट है, भारत सरकार का। तो भारत सरकार को अगर संचित निधि से पैसे निकालना हो या इसमें पैसे डालना हो, तो ऐसे प्रस्ताव जब संसद में, क्योंकि इसका नियम यही है कि भाई इसमें से पैसे निकाले जाएंगे या डाले जाएंगे, तो संसद में प्रस्ताव रखकर रखे जाएंगे। तो जब भी सरकार प्रस्ताव रखेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भैया ये तो धन विधेयक है। दोस्तों अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो ये भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, अगर सरकार उधार लेती है, सरकार क्या करती है, उधार लेती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। तो यूं समझ में आ गया होगा आपको कि धन विधेयक क्या होता है। दोस्तों धन विधेयक क्या होता है, ठीक है, धन विधेयक के बारे में एक लंबी लिस्ट है कि निम्नलिखित में से ये सारी चीजें धन विधेयक हैं। तो किसमें बताया गया है, 110 के 1 में बताया गया है, 110 के 1 में बताया गया है कि भैया ये सारी की सारी चीजें धन विधेयक हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें धन विधेयक नहीं होंगी वो 110 के 2 में बताया गया है। 110 के 2 में बताया गया है कि भाई ये चीजें धन विधेयक नहीं कहलाएंगी। तो यहां पर 110 के 2 में यह भी बताया गया है कि निम्नलिखित चीजें धन विधेयक नहीं मानी जाएंगी। और 103, अब 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, 110 का जो 3 है, 110 का जो तीसरा क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही ये पहचान करेगा कि भाई अगर वो कह दिया तो कह दिया। जो धन विधेयक, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर प्रस्ताव लेकर के आ गया, कोई भी मेंबर संसद में प्रस्ताव लेकर के आ गया, हालांकि प्रस्ताव लाने का कुछ प्रक्रिया है, बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से नहीं लाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि प्रस्ताव लाया गया तो उसको अप्रूव कौन करता है कि हाँ ये धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करेगा कि वास्तव में ये धन विधेयक माना जाए या न माना जाए। तो ये किस आर्टिकल में है, 110 के तीसरे में है। क्लियर है, इतनी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है, धन विधेयक हमने समझ लिया, विधेयक हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए 110 के 1 में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित चीजें धन विधेयक कहलाएंगी। यानी कि ये प्रस्ताव अगर संसद में या राज्य की विधानमंडल में पेश होते हैं, अगर प्रस्ताव लाया जाता है, प्रक्रिया वगैरह छोड़ दीजिए, अगर इनसे रिलेटेड, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। किसी कर को लगाया जाना, देखिए किसी कर को लगाया जाना, अगर सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है तो वो मनी बिल कहलाएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। जब पास हो जाएगा तो ये कहा जाएगा कि भाई धन विधेयक पास हो गया, फिर उसी के अनुसार काम होगा। लेकिन जब वो सरकार लाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। समाप्त किया जाना, तो टैक्स लगाया जाना या टैक्स को समाप्त किया जाना, ये भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक। परिवर्तित किया जाना, किसी सरकार के द्वारा किसी टैक्स को चेंज कर दिया गया, टैक्स की दर में कोई परिवर्तन कर दिया गया, तो ये सारी की सारी चीजें धन विधेयक कहलाएंगी। विनियमित किया जाना, है ना, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा में आएंगी। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक, धन उधार लेने से संबंधित, मैंने आपको बताया ना, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई भी विदेशी ऋण लिया जाता है, उधार लिया जाता है, तो सरकार पहले संसद में प्रस्ताव रखती है कि भाई हम इस देश से या यहां से इतना ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। तो जब ऐसा प्रस्ताव भी संसद में पेश होगा तो वो भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, दोस्तों अगर संचित निधि है या आकस्मिक निधि होता है, एक 266 में इसका वर्णन है, 267 में इसका है। अगर इसमें किसी भी प्रकार से धन को जमा करना हो, धन को निकालना हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? संचित निधि कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि से धन विनियोग, अच्छा विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का अर्थ होता है खर्च करना, खर्च करना। तो अगर भारत सरकार की ओर से संचित निधि से पैसे निकाल करके कहीं खर्च करने की बात है, तो सरकार को बताना होता है कि भाई हम संचित निधि से इतना पैसा निकाल रहे हैं, कारण क्या है, हमें इसको यहां पर खर्च करना है। तो अब जब सरकार ऐसा करती है तो ऐसा नहीं कि सरकार जाकर के अकाउंट से डायरेक्ट पैसे निकाल लेगी, नहीं। जब भी संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा तो संसद, कभी भी आपसे पूछा जाए संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, तो आप हमेशा बताएंगे संसद का, कार्यपालिका का नहीं, संसद का। संसद का अधिकार होता है। बिना संसद के परमिशन से पैसा नहीं निकलता संचित निधि से। तो सरकारी अकाउंट है वो, सरकार का, भारत सरकार का अकाउंट है, ऐसे समझिए। तो जब भी सरकार ऐसे प्रस्ताव पेश करती है कि भाई हमें संचित निधि से पैसे निकालने हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को भी हम क्या कहते हैं भैया? ये भी धन विधेयक है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, मान लीजिए कि कोई खर्च है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी सैलरी डायरेक्ट संचित निधि से आती है, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आती, वो डायरेक्ट संचित निधि से उनके अकाउंट में आती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, जैसे राष्ट्रपति हुए, ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी सेंटर लेवल पे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी सैलरी डायरेक्ट भारत सरकार, अच्छा राज्यों की भी अपनी संचित निधि होती है, तो वो तो खैर संचित निधि वाला अलग मामला है। यहां पर यूं समझिए कि जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं जिनको कोशिश की जाती है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें, उनकी सैलरी संचित निधि पर भारित है। अब मान लीजिए कि संसद को ऐसा लगता है कि भाई संचित निधि से पैसा निकाल करके ये काम करना है, और ये ऑटोमेटिक कर दें कि संचित निधि से पैसे निकल करके ये काम होता रहे। तो कोई एक्स्ट्रा खर्च अगर आपको संचित निधि पर डालना है तो वो भी जब आप प्रस्ताव लेकर के आएंगे संसद में तो क्या कहलाएगा? वो भी दोस्तों धन विधेयक कहलाएगा, यानी कि मनी बिल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए, अच्छा दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वनडे एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाता कि कौन कौन सा धन विधेयक है, कौन कौन सा धन विधेयक नहीं है, केवल ये सब जो प्रक्रिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें धन विधेयक है, इसलिए आप इत्मीनान से सुन लीजिए, इसको रटने का प्रयास मत करिए। भारत सरकार के द्वारा ये सब जो भी इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, कुछ भी पैसा निकाला जाएगा, जमा किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? धन विधेयक के अंतर्गत आएंगी। भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना, तो भारत की संचित निधि, लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना। दोस्तों एक होता है संचित निधि, एक होता है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट कहते हैं इसको। लोक लेखा क्या होता है? जैसे जहां पे पीएफ वगैरह का पैसा जमा होता है सबका, जो मतलब पब्लिक का ही पैसा होता है ना, सरकार उसमें से निकाल करके ऐसा खर्च नहीं कर सकती, तो उसमें जो जमा करना होता है, उसमें जो कोई नियम कानून अगर बनाना है उसको लेकर के, तो जब सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर के आती है संसद में, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं भैया? ये भी मनी बिल है, ये भी मनी बिल है। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं कि मनी बिल आपके कहने से नहीं होगा। आपने कह दिया कि भाई मैं मनी बिल लेकर के आ रहा हूं, तो वो मनी बिल नहीं हो जाएगा। मनी बिल के लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मैं मनी बिल पेश कर रहा हूं, मैं धन विधेयक पेश कर रहा हूं। यानी कि धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। यह आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होता है। यह मैं प्रक्रिया आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 2 में, अब से देखिए ये सारी चीजें जो हो गई, ये सब सारी चीजें क्या हो गई, ये सब वे चीजें हैं जो हमारे धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। अब 100 ये तो 110 के 1 में है, अब 110 के 2 में 110 का जो दूसरा क्लॉज है वो कहता है कि निम्नलिखित चीजें धन विधेयक नहीं मानी जाएंगी। तो ये चीजें हैं जो धन विधेयक नहीं मानी जाएंगी, ऐसा इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो 110 के 2 में कौन कौन सी चीजें हैं जो धन विधेयक नहीं मानी जाएंगी? तो इसमें है किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों में के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित। सर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई क्षेत्रीय अधिकारी है, जैसे मान लीजिए कोई जिले का कोई क्षेत्रीय अधिकारी है या कोई क्षेत्रीय संस्थान है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खर्च लगा दिया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। बहुत सारे ऐसे स्थानीय प्राधिकार द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं जो आपके गांव क्षेत्र में आप देखेंगे तो दोस्तों एक तरीके से साप्ताहिक मेला जैसा लगता है, पीठ बोलते हैं उसको, पीठ। तो पीठ लगता है, वहां पर विक्रेता आते हैं, सामानों को बेचते हैं और दूसरे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो वहां पर सामान खरीदते हैं, तो उस पर भी कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसे स्थानीय जो प्राधिकार हैं उनके द्वारा ये सब टैक्स लगाया जाता है। तो क्या ऐसे टैक्स को घटाया बढ़ाया जाना हो, कोई नियम लगाया जाना हो, तो क्या ये भी प्रस्ताव लाया जाएगा? तो ये संचित निधि ये धन विधेयक नहीं माने जाते, ऐसे चीजों को धन विधेयक नहीं माना जाता। फिर दूसरा है जो छोटी मोटी चीजें हैं, कोई जुर्माना लगाना हो या कोई आर्थिक दंड से संबंधित हो, तो क्या वो भी प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको भी धन विधेयक बोला जाएगा? नहीं। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, किन्हीं सेवाओं, जैसे आप कोई लाइसेंस वगैरह बनाते हो, डीएल वगैरह बनवाते हो, आपको सरकारी कुछ चार्ज देना होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करना, कुछ करना, तो क्या ये सब चीजें धन विधेयक मानी जाएंगी? नहीं। जो छोटी मोटे खर्चे हैं वो सब धन विधेयक नहीं माने जाते। 110(2) में कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब 110 के 3 में क्या कहा गया है? 110 के 3 में कहा गया है दोस्तों, जो धन विधेयक है वह लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा। ठीक है, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये 3 बातें हैं जो आपको जानना है। 110 के 1 में कहा गया है कि जो धन विधेयक है, 110 के 2 में कहा गया है निम्नलिखित चीजें जो धन विधेयक नहीं मानी जाएंगी, 110 के 3 में कहा गया है, 110 के 3 में कहा गया है कि भाई धन विधेयक का निर्धारण, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। सर राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करेगा? राज्यसभा का सभापति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत ही नहीं होता। अब इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वही मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बात कि धन विधेयक जब भी आएगा दोस्तों, धन विधेयक जब भी आएगा ये कहां आएगा? धन विधेयक जब भी आएगा ये कहां आएगा? जैसे आपको पता है कि 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में दोस्तों 543 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, 245 मेंबर होते हैं। आपको पता होगा ये, अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी तो लोकसभा में ये जो 543 लोग बैठे हुए हैं ना, इन्हीं में से कोई भी व्यक्ति, वैसे सरकार लाती है, वैसे सरकार के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर लेकर के आएंगे तो वो पास ही नहीं होगा। लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा, लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, कभी भी राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। अब देखिए जो लाया जाता है ना धन विधेयक, वह किसी सरकारी मंत्री के द्वारा, मंत्री जो होते हैं वो सरकारी होते हैं। जैसे लोकसभा में जितने भी लोग मंत्री होते हैं, मंत्री, लोकसभा में बहुत सारे मेंबर मंत्री होते हैं, तो अगर कोई मंत्री है, अगर उसके द्वारा धन विधेयक लाया जाता है तभी वो जनरली पास होता है, नहीं तो वो फेल हो जाता है, फेल हो जाएगा, मतलब लाया ही नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो जब भी धन विधेयक लाया जाता है, जब भी धन विधेयक लाया जाता है तो वह किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। जब भी धन विधेयक लाया जाएगा वह किसी मंत्री द्वारा लाया जाएगा। और अब यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। 117 में यह बताया गया है, आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं कि 117 में यह बताया गया है कि जब भी कोई मंत्री लोकसभा में धन विधेयक लेकर के आएगा या धन विधेयक लाया जाएगा, वह किसके? तो राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लेकर के, पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा। पूर्वानुमति मतलब पहले आप जब भी आप धन विधेयक यहां पर लेकर के आएंगे, पहले आप राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे कि क्या मैं लोकसभा में ये धन विधेयक है, पैसे से रिलेटेड बिल है, क्या मैं इसको ला सकता हूं या नहीं। तो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति देगा तभी आप लेकर के आएंगे। अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देगा तो आप ऐसे प्रस्ताव लोकसभा में नहीं ला सकते। और इसीलिए आपको पता हो गया होगा कि मंत्री लोग क्यों लेकर के आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना?
तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ये तो पहली बात हो गई। अब जब प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव ला दिया गया, उस पर बहसबाजी हो जाएगी, उस पर डिस्कशन वगैरह, फिर बहसबाजी वगैरह जो भी है लोग अपना खूब डिस्कस कर लेंगे उस पे। डिस्कस के बाद दोस्तों अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, यहाँ पे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह एक दिन निर्धारित करता है कि भैया इस पर वोटिंग करवा लो, इस पर क्या करवा लो, वोटिंग करवा लो। अगर 50% प्लस 1 लोगों ने अगर यस कर दिया तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर नहीं पास होती तो सरकार के ऊपर खतरा आ जाता है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यह मान लिया जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, फिर वो भी अलग मैटर है। मैं यहां पे केवल धन विधेयक बता रहा हूं। तो धन विधेयक का पास होना बहुत जरूरी होता है लोकसभा से, धन विधेयक का पास होना बहुत जरूरी होता है लोकसभा से। जब धन विधेयक यहां से पास हो जाएगा लोकसभा से, नहीं तो अगर पास नहीं होगा तो सरकार का अल्पमत माना जाता है, यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। तो जब लोकसभा जनरली फेल नहीं होता, हमेशा पास हो जाता है, जो धन विधेयक है वह लोकसभा से पास हो जाता है। तो इसमें आपको किंतु परंतु नहीं रखना है कि अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, तो मतलब सरकार का बहुमत नहीं है। अब देखिए लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा। जब पास हो गया तो अब वो कहां जाएगा, अब वो जाएगा दोस्तों दूसरे हाउस में। कहां जाएगा वह बिल, राज्यसभा में जाएगा। अब जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में भी उस पर डिस्कशन होता है, उस पर डिस्कस होगा। उसके बाद उस पर भी जो सभापति होता है एक दिन उस पर भी वोटिंग करवा लेता है, इस पर भी वोटिंग हो जाएगा। अब सर अगर राज्यसभा में फेल हो गया तब क्या होगा? मान लीजिए राज्यसभा के आधे से अधिक लोगों ने कर दिया नहीं नहीं ये प्रस्ताव खराब है, इसको फेल कर दो, वोटिंग में उस लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नो कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं होगा। सर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा को यह अधिकार ही नहीं है कि वह लोकसभा के धन विधेयक के बारे में कोई भी डिसीजन ले, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती जो राज्यसभा है। तो राज्यसभा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। सर मान लीजिए कि राज्यसभा ने, अच्छा राज्यसभा अगर कोई सुझाव देना चाहे तो हाँ, सुझाव तो आमंत्रित हैं। अगर राज्यसभा कोई सुझाव देना चाहती है, राज्यसभा के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई आप इस पर यह चीज चेंज कर लो, तो लोकसभा की मर्जी है कि वह माने या न माने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा से पास होने के बाद जब राज्यसभा के पास जाता है तो पहली बात कि राज्यसभा पास करता है या फेल करता है उस बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर राज्यसभा कोई सुझाव देना चाहता है तो वो सुझाव दे सकता है, लेकिन लोकसभा माने न माने ये लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा की मर्जी है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं उनको मानने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। लोकसभा मान भी सकता है, नहीं मान सकता। सर एक बात बताइए, मान लीजिए राज्यसभा ने न तो यस किया, न तो नो किया, न तो कोई सुझाव दिया, कुछ नहीं किया, वह केवल यहां के लोग टाइम पास कर रहे हैं, चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो विपक्ष है, मान लो अब वहां पे राज्यसभा में ऐसा कुछ किया जा रहा है कि जिससे सदन या हाउस न चले, मान लो ऐसा आप कि विपक्ष नहीं चाहता कि इस पर वोटिंग हो और धीरे धीरे वो डिले कर रहे हैं, तो डिले कर रहे हैं तब क्या होगा? मान लो बिल पास ही ना हो राज्यसभा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। मात्र राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का। अगर 14 दिन के पास इन्होंने जो डिसीजन लिया तो डिसीजन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ करें या ना करें। लेकिन अगर हाँ करते हैं तो अच्छा प्रभाव होता है, ना करते हैं तो गलत प्रभाव होता है। लेकिन विशेष कोई ऐसा नहीं होगा कि वो पास होगा या नहीं होगा, इस पर फर्क पड़ जाएगा, पास ही हो जाएगा, चाहे राज्यसभा पास करे या ना करे। अगर राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक अगर राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो अपने आप स्वतः पास मान लिया जाता है, स्वतः पास मान लिया जाता है, स्वतः पास मान लिया जाएगा, स्वतः पास मान लिया जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का समय होता है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए। किसके लिए? धन विधेयक के लिए। तो उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको, प्रक्रिया भी समझ आ गई होगी। जब राज्यसभा का समय पूरा, मतलब ये सब वोटिंग वगैरह हो जाता है, तो अब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब देखिए ध्यान से समझिए कि राष्ट्रपति उस पर यस ही करेगा, यस करता है या तो अपने विचार सुरक्षित रख लेता है, न तो वो नो कर सकता है और न ही वह, ध्यान से सुनना आपको, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नो नहीं करेगा, नो नहीं करेगा, नो नहीं करेगा, नो नहीं करेगा। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जैसे बाकी प्रस्ताव होते हैं तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देता है, यहां पे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा। पुनर्विचार, पुनः, अरे भाई क्या लिख दिया, पुनः विचार,
पुनर्विचार हो गया ये, वो नहीं होगा, पुनर्विचार ना, पुनर्विचार के लिए वो क्या करेगा, नहीं भेज सकता। यहां पे लिख दीजिए नहीं भेज सकता, नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, ठीक है, नहीं भेजेगा। कौन? राष्ट्रपति। सर इसका मतलब क्या हुआ? भेजेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा दूसरे प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास आते हैं, अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो वो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सर क्यों? क्योंकि भाई उसकी पूर्वानुमति से ही पास हुआ है, अब पेश हुआ है। राष्ट्रपति का पहले पूर्वानुमति लिया गया था, तभी वो पेश हुआ है। इसलिए यह माना जाएगा कि भाई राष्ट्रपति ने पहले ही सहमति दे दी है, तो अब आप दोबारा से उसको मत रोको। पहले ही जो रोकना था, पहले ही आपको रोकना था। अब अगर आपने पहले अनुमति दे दिया है तो इसका मतलब यह कि आपकी मर्जी से आया है, तो अब आप चीजों को नहीं रोकोगे। तो राष्ट्रपति के लिए यह चीज ध्यान रखना है आपको कि ये पहली बात कि नो नहीं करेगा, दूसरी बात ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। मतलब कि या तो वो यस करेगा या तो अपने चीजों को सुरक्षित, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं लेता, जिसे पॉकेट वीटो आप कहते हैं, कुछ उस टाइप का। लेकिन वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, और जनरली जो धन विधेयक है वह सरकार के ही किसी सदस्य द्वारा, यानी कि मंत्रियों के द्वारा ही पेश किया गया है। तो जब सरकार के द्वारा ही वो पेश किया गया है तो सरकार अपनी चीजों को मना क्यों करेगी? तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि भाई इस पर यस कर दो, तो जनरली राष्ट्रपति यस ही कर देता है इस पे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रक्रिया भी समझ आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग धन विधेयक के बारे में। इसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति, अरे भाई कहां आ गए हम लोग, इधर भी है क्या कुछ? ठीक है, यहां पे है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल नंबर 110(3) में कहा गया है। तो 110 के 1 में कहा गया है क्या धन विधेयक होगा, 110 के 2 में कहा गया है कि क्या धन विधेयक नहीं होगा, 110 के 3 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहां पर जो चीज जरूरी है वो ये कि राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 117 के तहत। धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होता है। तो कभी भी आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक पर राज्यसभा को अधिकार नहीं होता, तो आप हमेशा बताएंगे धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। बहुत कम अधिकार होते हैं, बिल्कुल नगण्य जैसे। धन विधेयक को राज्यसभा न ही संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है। मतलब कि न तो उसमें वो कुछ चेंज कर सकते हैं और न ही उसको मना कर सकते हैं कि नहीं इसको फेल कर दो, ऐसा भी राज्यसभा नहीं कर सकती। वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। तो राज्यसभा के द्वारा मैक्सिमम समय जो है 14 दिन इस पर जाया किया जा सकता है। 15वें दिन ये मान लिया जाएगा कि भाई राज्यसभा ने पास कर दिया है, भले ही उन्होंने उस पर डिस्कस तक न किया हो, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, तो वो स्वतः पास मान लिया जाएगा 15वें दिन। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। सिफारिश का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि भाई आप इसमें चेंज कर दो। लोकसभा माने न माने राज्यसभा की सिफारिश, लोकसभा माने न माने ये लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा की मर्जी है कि लोकसभा उस चीज को मानती है या नहीं मानती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। जब भाई कोई भी विधेयक आप पढ़ते हैं, जब लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, तो तीसरे चरण में वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब यहां पर जो राष्ट्रपति का अधिकार है या जो राष्ट्रपति का पावर है, अधिकार है, वो हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत आपको पता है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उस पर डिसीजन लेगा। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? 111 में। 111 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं कि या तो वो स्वीकृत करे या तो अस्वीकृत करे और या तो वो पुनर्विचार के लिए कह दे। 111 के तहत मिले अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये तो राष्ट्रपति का साधारण विधेयक है। मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई वश नहीं चलता। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसको या तो मना कर दे या तो खारिज कर दे या तो मतलब अपने पास रख ले, पुनर्विचार के लिए कह दे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को यस करना होता है धन विधेयक के मामले में। क्यों? क्योंकि मैं बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में पेश हुआ था।
तो ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो अपनी स्वीकृति दे दे या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। लेकिन उसकी सुरक्षित रखी हुई स्वीकृति भी लंबे समय तक चलती नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि सरकार की सलाह के द्वारा वो उसे पास कर देता है। सर सरकार क्यों सलाह देती है? मंत्रिपरिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति काम करता है। सर मंत्रिपरिषद क्यों सलाह देगी? मंत्रिपरिषद इसलिए सलाह देगी क्योंकि धन विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा तो वो पास ही नहीं होगा। अगर विपक्ष के द्वारा लाया गया पास हो गया तो इसका मतलब सरकार फेल हो जाएगी, सरकार इस्तीफा दे देगी, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर भले ही इनके पास अधिकार है लेकिन ये लंबे समय तक चलता नहीं है। नोट, सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन आ गए। अब एक चीज और भी है कि सर वित्त विधेयक क्या होता है? तो ये हो गया धन विधेयक। जो स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होता है वो आप ध्यान से सुनिए। सर वित्त विधेयक क्या होता है? तो वित्त विधेयक ये होता है दोस्तों, इसमें तो देखिए आपको ये बताया गया था, आप 110 को याद करिए। 110 का एक क्या कहता है? 110 का एक क्या कहता है? 110 का एक कहता है कि निम्नलिखित चीजें, क्या है? निम्नलिखित चीजें, निम्नलिखित चीजें, भाई निम्नलिखित जो भी चीजें हैं, फला 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 बहुत सारी चीजें हैं, तो निम्नलिखित जो भी चीजें हैं वो सब धन विधेयक की परिभाषा में आएंगी। लेकिन वित्त विधेयक कहता है, वित्त विधेयक क्या कहता है? ध्यान से सुनना आपको। वित्त विधेयक कहता है कि सभी पैसे से रिलेटेड विधेयक, क्या है? सभी पैसे से रिलेटेड विधेयक, पैसे से, पैसा से जितने भी रिलेटेड विधेयक होंगे, अब उसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का, तो पैसे से रिलेटेड कोई भी विधेयक होगा वो सभी के सभी वित्त विधेयक कहलाएंगे। पैसे से रिलेटेड जितने भी विधेयक होंगे, पैसे से रिलेटेड जितने भी विधेयक होंगे वो सभी के सभी वित्त विधेयक होंगे। तो वित्त विधेयक जितने भी पैसे से रिलेटेड हैं, चाहे वो इसमें आए या ना आए, तो अब जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या वित्त विधेयक में धन विधेयक शामिल नहीं हो जाएगा? तो जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों धन विधेयक भी एक प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के समझना होगा। धन विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक वो वित्त विधेयक में आ जाते हैं। मतलब वित्त विधेयक जो होते हैं, पैसे से रिलेटेड सभी विधेयक जो होते हैं, पैसे से रिलेटेड सभी विधेयक वो सब वित्त विधेयक कहलाते हैं। तो क्या धन विधेयक जो है वो पैसे से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। तो धन विधेयक भी वित्त विधेयक में आ जाते हैं। लेकिन धन विधेयक के अलावा भी तो बहुत सारे विधेयक होते हैं, पैसे से रिलेटेड सारे विधेयक, तो धन विधेयक के अलावा भी बहुत सारे विधेयक होते हैं। तो जो धन विधेयक के बाहर विधेयक होते हैं उनको भी दो श्रेणी में बांटा गया है। एक वित्त विधेयक प्रकार नंबर 1, वित्त विधेयक प्रकार 1, और एक वित्त विधेयक प्रकार 2, वित्त विधेयक प्रकार 2, दूसरा प्रकार है इसका। ठीक है, तो ये दो प्रकार कुल मिलाकर के अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धन विधेयक, और दूसरा वित्त विधेयक प्रकार 1, और एक वित्त विधेयक प्रकार 2। सर इसमें क्या आते हैं? मैंने क्या बताया आपको? पैसे से रिलेटेड धन विधेयक जो है वो तो पैसे से रिलेटेड ही है, एक प्रकार का वित्त विधेयक। लेकिन धन विधेयक के अलावा भी बहुत सारे विधेयक होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो उनको भी कैटेगराइज किया गया है। अब इसके भीतर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा, इनकी कैटेगरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अभी आपको जो जानना है वो ये कि दोस्तों, जो अगर आप रीजनिंग पढ़े हो तो धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो संबंध होता है वो क्या होता है? वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा दोस्तों धन विधेयक, धन विधेयक, और ये हो जाएगा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक होता है, ये बाहर वाली जो सर्किल है ये वित्त विधेयक है, और जो अंदर वाली सर्किल है ये धन विधेयक है। मतलब हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो जो भी विधेयक, अब क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वनडे में मुश्किल है। अगर यह पूछा जाएगा कि क्या सभी वित्त विधेयक, क्या सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सभी वित्त विधेयक नहीं, केवल जो धन विधेयक प्रकार के हैं वही। तो धन विधेयक आपने डिटेल में पढ़ा है। सर जी इन दोनों का क्या नियम है? इन दोनों के पास, इन दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साधारण विधेयक वाला है, बिल्कुल साधारण विधेयक वाला है, इनका बिल्कुल साधारण विधेयक वाला है। लेकिन इनका धन विधेयक का प्रक्रिया बहुत ही अलग है। धन विधेयक का प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि उस पर एक तरफा लोकसभा को पावर है, लेकिन यहां पर दोनों को ही बराबर का अधिकार होता है। जो वित्त विधेयक के बाकी दो होते हैं वह
मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर के अधिकार होते हैं। ये बिल्कुल साधारण विधेयक जैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ आया तो इस क्लास को 2 बार 3 बार आप आगे पीछे करके इसको देख लीजिए, बिल्कुल बहुत आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस टॉपिक पर। ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल इस चीज को एकदम इत्मीनान से चीजों को नोट करके अपनी भाषा में लिख करके 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएगा। एक चीज और भी यहां पे लिख लेना कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। मैं यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सभी यहां पे लिख लोगे आप कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक होते हैं ये आप लिख दोगे। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट आप लिख लोगे दोस्तों कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक नहीं होते। क्लियर है? नहीं होते। ठीक है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि धन विधेयकों की 3 कैटेगरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में दी हुई है। आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। किसके निर्णय पर निर्भर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, और इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किसके निर्णय पर निर्भर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अच्छा, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, ये लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? जो राज्यसभा है किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो यह है दोस्तों 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका क्या है? वह संशोधन कर सकती है, वह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, वह केवल सिफारिशें दे सकती है, वह विधेयक पर मतदान कर सकती है। और इसका जवाब करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा और सच में अगर आपने धन विधेयक और वित्त विधेयक को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, ताकि हम ऐसे वीडियो को, ऐसे किसी टॉपिक पर जिस पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है दोस्तों, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हम और हमारी टीम मोटिवेट हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको दोस्तों सच में वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना फर्ज निभाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक पर, जो कठिन टॉपिक है उसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सुझाए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाना चाहिए, क्लास लिया जाना चाहिए, तो आप हमें ऐसे टॉपिक जरूर सुझाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।